अच्छा क्लास, आज जो है वो हम एसक्यूएल सर्वर जो है वो इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले इंस्टॉलेशन पर अपने सेटअप्स वगैरह रखेंगे और उसके बाद हम थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन थ्योरी वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के लिए किस किस का इंस्टॉल हो चुका है? मेरा कंप्लीट होगा रेडी। ठीक है मेरे पास बॉय है। रख दो आप इसको। ये नहीं चाहिए। नहीं फिलहाल दीजिए। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप आओ सी गूगल पर। ठीक है, सारे यहाँ देख लो, स्टेप्स देख लो पहले, फिर कर लेना अपने पास। मल्टीपल चीजें और डिफरेंट किस्म की चीजें आपके पास वेबसाइट्स पर। आपने करेक्ट वर्जन्स और करेक्ट स्टूडियोज वगैरह डाउनलोड करने हैं। ठीक है, सबसे पहला टास्क आपका एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करना है। जो हम वेबसाइट फॉलो करेंगे, आप सिंपल जाओ एसक्यूएल सर्वर ट्यूटोरियल। ठीक है, इसे सर्च करो और जो पहले आपके पास पहला वेबसाइट आ रहा है उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, इसमें आ गए। इसमें आपने क्या करना है, जो सबसे पहले आपके पास आ रहा है गेटिंग स्टार्टेड विद सीक्वल सर्वर, इसमें जाओ और इसमें आपके पास जो सेकंड स्टेप आ रहा है इंस्टॉल द सीक्वल सर्वर 2017 डेवलपर एडिशन, इस पे क्लिक करो। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको ये लिंक दिया हुआ है, इसे नेक्स्ट स्टेप में ओपन करो। ठीक है, कर लिया है नेक्स्ट स्टेप में ओपन। अब यहां देख लो, जब थोड़ा सा ही नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपके पास ये आ रहा है सीक्वल सर्वर 2022 डेवलपर नॉट एक्सप्रेस, वी नीड डेवलपर। ठीक है, इसे आपने डाउनलोड कर देना है। जैसे ही यहां पर क्लिक करोगे वो आपके पास डाउनलोड कर देगा। जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, आप फोल्डर में आओ, अपने डाउनलोड्स जहां पर आपने डाउनलोड किया है वहां पर आपके पास एक इस तरीके की फाइल दिखेगी। ठीक है, ये पहली वाली जो बॉक्स जैसे आइकन बना हुआ है इस पे क्लिक करो। जब इसे ओपन करोगे ना तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा। अब अगर आप अपने उस वेबसाइट पर आओ ना, पिछले वाले, तो उस पे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो तो आपके पास सेम इंटरफेस आ रहा है। ये आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन गाइड दे रहा है। ठीक है, स्टेप वन वो क्या कह रहे हैं कि द डाउनलोडर विल आस्क यू टू सेलेक्ट द इंस्टॉलेशन टाइप, चूज द डेवलपर मीडिया ऑप्शन। डेवलपर मीडिया आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर अगर यहाँ पर नीचे आके देखोगे तो वो क्या कह रहे हैं, फिर डेवलपर एडिशन ये स्क्रीन आएगी, इसमें आपने लोकेशन दे देना है, आईएसओ का फाइल चूज करना है और फिर जो है वो डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, तो वो एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड करेगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया क्या करना है? ठीक है, जब इसे डाउनलोड करो तो मैं अभी के लिए इसे क्लोज कर देता हूं, मेरे पास वो है। ठीक है, जब वो डाउनलोड हो जाएगी तो आपके पास फोल्डर में कुछ इस तरीके का आईएसओ फाइल आएगा। ठीक है जी, जी, आईएसओ फाइल को आपने ओपन करना है। ठीक है, जब आप ओपन करोगे तो इसमें आपके पास होगा सेटअप डॉट ई, उसे आप ओपन करो। मेरे साथ साथ करो ये चीज। चले फिर, आपके पास सारे स्टेप यहां पर दिए हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं जब वो चीज आप कर लो तो फिर डाउनलोड पर क्लिक करो और जब डाउनलोड हो जाए तो फिर आप वो क्या कह रहे हैं उसे क्लोज कर दो और क्लोज करके वो जो डाउनलोडेड फाइल है आईएसओ की उसे ओपन करो, उसमें से सेटअप वाला ओपन कर दो। सेटअप वाला जब ओपन करोगे तो सेम विंडो आ गई। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, सीधा सीधा डायरेक्ट इंस्टॉलेशन पे आ जाओ। ये रेड बॉक्स देखो, रेड बॉक्स में वो कह रहे हैं इंस्टॉलेशन पे आ जाओ, इंस्टॉलेशन पर हम आ गए। ठीक है, अब वो नीचे क्या कह रहे हैं कि सेलेक्ट डेवलपर एडिशन। ठीक है, सबसे पहले तो आपने यहां पर ये जो फर्स्ट वाला आ रहा है ना, न्यू सीक्वल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन, क्योंकि आप न्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने पहला वाला क्लिक करना है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देन आपको वो सेम विंडो शो करेगा। ठीक है,
ये विंडो आ जाएगी आपके पास। अब नीचे अगर आप आओ तो नीचे वो क्या कह रहे हैं, इंस्टॉलेशन पे आओ, इंस्टॉलेशन पे आ, आपने न्यू पे क्लिक किया, वो न्यू पे आ गया। अब वो कह रहे हैं कि डेवलपर सेलेक्ट करो, तो अपने नए वाले विंडो पर आओ और यहां पर अगर आप देखो तो डेवलपर सेलेक्ट है, अगर आपका नहीं है तो आप करोगे। ठीक है, पहले तो वो कह रहे हैं कि पहले डेवलपर सेलेक्ट करो और फिर नेक्स्ट कर दो, तो हम क्या करते हैं, डेवलपर सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं कि इसे चेक चेक करो और फिर नेक्स्ट कर दो, तो मैं आता हूं इसे चेक करता हूं, ठीक है, लाइसेंस है, और नेक्स्ट कर देता हूं। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप अपडेट कर रहे हो तो कर लो, अगर नहीं करना तो ना करो। हमने नहीं करना, तो हम इसे बिना चेक किए हुए नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह परफॉर्म करेगा। आपको ये विंडो आई, उसके पास भी आई, वो क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट आप नेक्स्ट पे क्लिक करो। हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब नीचे वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आप ये वाला जो चेक है उसे अनचेक कर दो। ठीक है, यहां पर अगर आप इंग्लिश में देखो ना तो अनचेक द एजोर एक्सटेंशन फॉर सीक्वल सर्वर, तो वो कह रहे हैं अनचेक कर दो, हमने अनचेक किया और नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब नीचे आओ, वो क्या कह रहे हैं कि डेटाबेस इंजन सर्विसेज सेलेक्ट करो और देन नेक्स्ट कर दो। मैंने सेलेक्ट किया और नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर हुआ, नीचे वो क्या कह रहे हैं कि इंस्टेंस आईडी बाय डिफॉल्ट छोड़ दो, एमएस सीक्वल जो भी है उसे बाय डिफॉल्ट छोड़ दो, एमएस सीक्वल सर्वर होगा। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, इसे देखो, उसे बाय डिफॉल्ट सर्च छोड़ दो और नेक्स्ट कर दो, तो हम इसे बाय डिफॉल्ट सर्च से छोड़ते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे वो क्या कह रहे हैं कि यहां पर कुछ भी नहीं करो, सीधा नेक्स्ट कर दो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना हमने, अगर आपने पढ़ना है तो ये यहां पर कह भी रहा है, तो हम बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग्स वगैरह छोड़ते हैं और उसे नेक्स्ट कर देते हैं। अब वो नीचे क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आप मिक्स मोड जो है वो उसे सेलेक्ट करो, फिर उसमें से अपना पासवर्ड पास करो और ऐड करंट यूजर करके नेक्स्ट कर दो। यहां पर हो क्या रहे, वो कह रहे हैं मिक्स्ड मोड जो है वो सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन एंड मीन्स के दोनों तरीकों से वो ऑथेंटिकेट होगा। ठीक है, एंड देन यहां पर आप अपना ऑथेंटिकेशन पासवर्ड दे रहे हो और नीचे आप जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा ना उसे आप सिलेक्ट कर लो, तो आप करंट यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाओगे, तो यहां पर सिंपल ऐड करंट यूजर क्लिक करो, वो एडमिनिस्ट्रेटर बना देगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मिक्स मोड सेलेक्ट करता हूँ, ऐसे पासवर्ड मैं देता हूँ SMIT, सिंपल सा दे दो, इतना लंबा चौड़ा पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। बाद में भी सेम ही रहेगा पासवर्ड। हाँ, ये याद रखना है, इसके बगैर आपका SQL सर्वर एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, ऐड करंट यूजर और नेक्स्ट कर दो, उसने यूजर खुद ब खुद ऐड कर दिया, नेक्स्ट कर दो। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, नीचे आके सिंपल नेक्स्ट कर दो, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब ये इंस्टॉलेशन कर रहा है। नीचे वो क्या कह रहे हैं, जब इंस्टॉल हो जाए तो क्लोज कर देना। ठीक है, और आपका SQL सर्वर इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, देन अगर आप नीचे आओ तो वो क्या कह रहे हैं कि अब क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड करना है। ये क्या चीज है, पहले आपने SQL सर्वर का इंजन डाउनलोड किया जिसपे आपका SQL सर्वर रन हो रहा होता। मैनेजमेंट स्टूडियो क्या चीज है, जैसे आपके पास विजुअल स्टूडियो है उसमें आप कोड वगैरह लिखते हो, यहां पर सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो सेम SQL का कोड लिखने के लिए यूज होता है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए, कोड लिखने के लिए, वो सारी चीजें। तो उसके जी VS कोड में चलती है। VS को मैंने कभी ट्राई नहीं की, हाँ चला सकते हो आप, SQL का फाइल बनाओ और चलाओ, कभी ट्राई नहीं की है मैंने, लेकिन सर्च करो और देखो। इस पे चलती है। मेन इसी पे चलती है, मेन SQL सर्वर इस पे चलती है, पोस्टग्रेस सीक्वल का PG एडमिन अपना है और हर एक का अपना होता है, माई सीक्वल का अपना है, बाकियों का अपना है। ठीक है, ये इंस्टॉल होगा और माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के लिए आप क्या करोगे, आपने यहां से ये डाउनलोड नहीं करना। ठीक है, मैनेजमेंट स्टूडियो आपने यहां से डाउनलोड नहीं करना, वो आपने कहां से करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप पर आना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर आके आप सर्च करो SSMS बाय SQL सर्वर वर्जन्स।
SSMS SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो बाय SQL सर्वर वर्जन्स। जी, ये टाइप करो एंड हिट एंटर। जब आपके पास रिजल्ट आएगा ना, तो पहले आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट आएगा, दूसरा आपके पास SQL सर्वर वर्जन्स का वेबसाइट आएगा। आपने दूसरे वाले पे जाना है। दूसरे वाले पे जब आप जाओगे तो आपके पास पूरा लिस्ट आ रहा है, दिख रहा है लिस्ट। सिंपल, आप ये जो 2024 का वर्जन है इसे डाउनलोड कर लो। 2024 का वर्जन डाउनलोड करना है। 25 का उन्होंने न्यू कर दिया, आई थिंक इसका इंटरफेस वगैरह चेंज हो गए। हाँ, और जब भी आपके पास नया वर्जन आता है तो वो थोड़ा वक्त लेता है स्टेबल होने में। 2024 का हमारे पास फुल स्टेबल है, तो उसे हम फिलहाल के लिए यूज करेंगे। शायद स्टेबल हो, लेकिन हम जो यूज करेंगे वो 2024 है। हाँ ठीक है, इसने शायद इंटरफेस वगैरह जो है वो चेंज कर दिए, बट हम सिंपल इंटरफेस 2024 आप डाउनलोड करो। जब आपके पास वो चीज डाउनलोड हो जाएगी तो आप अपने फोल्डर पर आओ जहां पर आपने डाउनलोड की है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया था, यहाँ पर ये मेरे फाइल आ रहा है। इस फाइल को जब आप ओपन करोगे ना तो वो आपको फिर यहाँ पर बता रहे, देखो जब वो फाइल ओपन करोगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। लोकेशन दो, सिंपल इंस्टॉल पर क्लिक करो, वो इंस्टॉल कर देगा, क्लोज कर दो बस। जी, दोनों चीजें समझ में आ गई कैसे इंस्टॉल करनी है? जी, तो रीस्टार्ट कर दे। ठीक है, समझ में आई दोनों चीजें। अब दोबारा कोई गलत वलत वर्जन डाउनलोड किया तो मैं नहीं बताऊंगा। खैर मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी मेरे पास हो गया, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। मेरा सारी चीजें डाउनलोड वगैरह हो गई है, इंस्टॉल भी हो गई। ठीक है, इस पे सिर्फ आपने न्यू पे क्लिक करना था, बाकी इसे क्लोज करो। मेरे पास दोनों चीजें हो गई। सर इसमें MySQL चलती है या SQL मतलब अलग होती है? इसमें हम एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल यूज करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का अलग है, पोस्टग्रेस का अलग है, मतलब दोनों सेम है, सिर्फ नाम चेंज है और उनमें से थोड़ी बहुत, जैसे माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में जो है वो लिमिटेशन लगाने के लिए, जैसे आप लगाते थे ना पांडास में हेड, जब आप हेड लगाते थे तो वो क्या करता था, शुरू के 5 4 जो जितने भी आप बताते थे वो ले आता था। माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर में सेम वही चीज आप टॉप का कीवर्ड यूज करके लेकर आते हो। पोस्टग्रेस सीक्वल में आप लिमिट का कीवर्ड यूज करके लेकर आते हो। अब एसक्यूएल के जबान में कीवर्ड को आप क्लॉज कहते हैं। क्लॉज, जी अभी देख लोगे, पाइथन से आसान है। जी जी, अच्छा आपके पास एक नाम है डेटाबेस। डेटाबेस, डेटाबेस क्या चीज है? जहाँ डेटा स्टोर होता है। ठीक है, कोई और? कॉलम नहीं, आप इमेजेस वगैरह भी डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। इमेजेस सारी चीज, वो रिलेशनल डेटाबेस। जी, डेटाबेस क्या चीज है? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, सही है। और डेटाबेस, अगर आप डेटाबेस को देखें ना तो डेटाबेस में दो वर्ड्स है, एक डेटा और दूसरा बेस। डेटा का क्या मुराद? डेटा से मुराद कुछ भी इंफॉर्मेशन, ऐसा ही है, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास डेटा है। एंड बेस से क्या मुराद? कोई भी जगह, जैसे एयरबेस है, एयरबेस में क्या होता है, जहाज वगैरह होता है। ये डेटाबेस है, तो इस बेस में क्या होगा? डेटा। तो डेटाबेस की डिफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर।
क्या? अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, मतलब आप डेटा को कंप्यूटर पे सेव करने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं वो है डेटाबेस। ठीक है, अब सवाल, हार्ड ड्राइव भी डेटाबेस। सवाल, ये सवाल है, कोई और सवाल? ये भी सवाल बनता है ना कि अगर हमारे पास फ्लैट फाइल्स से मुराद हमारे पास जो फाइल्स है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, तो वो क्यों है? अगर हमारे पास वो है तो फिर डेटाबेस क्यों है? जी, रिमोट, मैंने क्या कहा? ऑन योर कंप्यूटर। आप उन फाइल्स को आप रिमोट रख दे तो वो भी रिमोट बन गई। सर ये मैनेजेबल मैनेजेबल होता है, ठीक है। और मैनेजेबल तो फाइल्स भी होती है, डेटा इजीली मैनेजेबल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, मैनेजेबल होता है। और सर अगर कोई कंपनी मतलब डेटा आपके जैसे हम साइन अप करते हैं ये चीजें मतलब वो हमारे पर्सनल कंप्यूटर में नहीं आ सकते एक्सेस के बगैर। तो वो जब आप अपलोड करते हैं तो वो तो फिर वो लोग आपसे फाइल की सूरत में भी ले सकते हैं ना, आपका डेटा लेके वो किसी फाइल में स्टोर कर दी। रिमोटली जब करते हैं तो डेटाबेस में शामिल हो जाती है वो चीजें। रिमोटली मैंने किया है, रिमोटली भी आप डेटा लेके ला सकते हो अपने फाइल्स में। BDMS जी, BDMS बीडीएमएस क्या चीज है? और DB डीवीएमएस, डीवीएमएस क्या चीज है? डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो, वो तो वही है। देखिए, डेटाबेस आपके पास क्यों है? अगर आपके पास नॉर्मल फाइल्स जो फ्लैट फाइल्स है, स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट्स वगैरह है, वो चीजें, तो आपके पास डेटाबेस क्यों आया? फर्स्ट रीजन, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा स्टोर करने को अलाउ करता है। ठीक है, एक। दूसरा क्या, ये मोर फास्ट है फ्लैट फाइल से। पाइथन कहाँ आ गई? ठीक है, ये उन फ्लैट फाइल से ज्यादा फास्ट है। किस चीज में? आपके डेटा डंप करने में। डेटा डंप से क्या मुराद? डेटा डंप उसे कहते हैं जब आपके पास वेबसाइट से डेटा आती है और आप उसे डेटाबेस में गिरा रहे हो, उस गिराने को डंप कहते हो। ठीक है, तो मींस आपके डेटा को स्टोर करने में ये फास्ट है उन फ्लैट फाइल से। दूसरा, आपको एक ऑर्गेनाइज वे देता है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। तीसरा, ये फास्ट है इंटरेक्शन में। और चौथा ये कि आप कितना भी डेटा स्टोर कर दो, ये कभी आपसे नहीं बोलेंगे कि नॉट पॉसिबल। आपके पीसी पर है जी, डेटाबेस बनेगा हमारे कंप्यूटर ही बनेगा। डेटा रखेंगे उनका हैंग हो जाएगा। नहीं, इतना डेटा आप नहीं रखते, और जितना डेटा हम रखेंगे वो इतना है भी नहीं। बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है, बहुत सारा। ठीक है, तो उसकी कोई, ब्राउजर पे बनता ये ब्राउजर पे नहीं बनता, ये सर्वर्स पर बनता है। कंपनीज वगैरह जब बनाती है तो सर्वर्स पर बनाती है, और सर्वर आपके पास एक पूरा सिस्टम होता है डेटा को ऑर्गेनाइज वगैरह करने के लिए, तो वो कभी हैंग नहीं। है। तो हमारे बिना तो कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में सेव नहीं होगी, तो डायरेक्ट सर्वर की हार्ड ड्राइव में सेव होगा ना। नहीं, जब आप डेटाबेस सर्वर पर बनाओगे तब वो जाके वहां पर स्टोर होगा। अब फिलहाल तो आपके पास कोई सर्वर ही नहीं है, आपके पास अपना पीसी है, उसी पर आप काम कर रहे हो। जब आप कंपनी के लिए बनाते हो तब आप सर्वर पर बनाते हो। हाँ, वो परचेज करते तो AWS हो। वो AWS नहीं, वो जो आप लिनक्स का नाम यूज करते हो ना, वो सर्वर क्या चीज है? सेम सिंपल, आपका कंप्यूटर है, बस किसी ने पीछे बड़े बड़े सिस्टम डेटा सेंटर्स बनाए और वहां पर आपका डेटा एक लार्ज अमाउंट में वहां पर रख रहे हैं, बस सर्वर इतना ही चीज। और सिंपल आपका कंप्यूटर ही है। ठीक है, बट वो लिनक्स होता है, लिनक्स मशीन होता है, विंडोज में। तो विंडोज पे लिनक्स है, आपने कहा था लिनक्स पढ़ाई है, हाँ वो उसी में ही होगा। हाँ, उसके लिए हम कुछ टूल्स डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैंने क्या कहा कि
पहले आपके पास ये मोर ऑर्गेनाइज्ड होता है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि जब आप लार्ज फाइल को ओपन करते हैं तो आप पीसी जो है वो एरर दे रहा होता है या सही से ओपन नहीं हो रहा, लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं है। डेटाबेस आप क्रिएट करो और जितना डेटा वो स्टोर करेगा वो आपके पास फास्ट, एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, समझ में आया डेटाबेस क्या चीज है और क्यों आई डेटाबेस की जरूरत? क्लियर है या नहीं? डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, अब आपके पास जब भी आपके पास डेटाबेस बनता है तो डेटाबेस में आपके पास दो किस्म के डेटाबेसेस होते हैं। एक होता है आपके पास रिलेशनल डेटाबेस एंड दूसरा आपके पास होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? आपके पास डेटा कितने टाइप का होता है? कौन कौन सी? रेशनल डेटाबेस की बात नहीं कर रहा हूं, डेटा की बात कर रहा हूं। डेटा, नॉट डेटाबेस। डेटा आपके पास कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप होता है, एक ऑर्गेनाइज होता है, एक नॉन ऑर्गेनाइज होता है, जो ऐसे ही मिक्स अप होता है। अच्छा, रिलेशनल जो होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जो तरतीब वार आता है। मोंगोडीबी भी यूज होता है। मोंगोडीबी कितने का होता है? तीन टाइप का डेटा होता है, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड। नॉन स्ट्रक्चर्ड से स्टार्ट करते हैं। इमेजेस, वीडियोस, वो सारी चीजें देखिए, इमेजेस वगैरह, वीडियोस वगैरह जितने भी इस कैटेगरीज में आ रहे हो वो नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा। फिर आपके पास दूसरा फाइल कौन कौन से? आपके पास जेसन का फाइल है। जेसन के फाइल में डेटा किस तरीके से आ रहा होता है? डिक्शनरी के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा होता है, ऐसा ही है वो जेसन का फाइल। एक आपके पास एक्सएमएल फाइल होता है, ठीक है, जो कोड वगैरह, JS उन चीजों के कोड वगैरह, वो आपके पास सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। और तीसरा कौन सा? स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये आपके पास, आपने CSV फाइल्स यूज किए, वो आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है। आपने जो है वो टेक्स्ट फाइल हो गई, जितने भी ये फाइल्स है, ये आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है। मींस जो डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो आपके पास टेबल की फॉर्म में, समवट टेबल की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसमें इमेजेस नहीं हो सकते, उसमें ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकते। जी जी, एक मिनट। सेमी स्ट्रक्चर आपके पास जो जेसन फाइल्स होती है, जेसन और एक्सएमएल वगैरह, वो आपके पास सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। जी, मोंगोडीबी मतलब वो सेमी स्ट्रक्चर्ड है, वो नॉन स्ट्रक्चर्ड है। नॉन स्ट्रक्चर्ड। हाँ, नॉन स्ट्रक्चर्ड में आप सेमी स्ट्रक्चर्ड भी रख सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड भी रख सकते हैं, लेकिन आप रखते क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर्ड जो डेटा, आप अगर स्ट्रक्चर डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो आपके पास एफिशिएंट होता है और लेस कॉस्ट होता है। ठीक है, मींस कॉस्ट जो है वो कम आता है। तो इसलिए आप नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में डाल रहे होते हो और स्ट्रक्चर्ड में। जी, आप क्या पूछ रहे थे? डेटा में अंदर वर्ड फाइल भी आ सकती है। वर्ड फाइल में आपके पास नो, नहीं आएगी ना। नहीं। स्ट्रक्चर्ड आपके पास सिंपल CSV, जो आपके टेबल के फॉर्म में डेटा होता है ना, वो आपके पास स्ट्रक्चर्ड। तो वर्ड फाइल नहीं, एक्सेल है। एक्सेल भी आपके पास टेबल लाइक CSV और एक्सेल दोनों समवॉट सेम काइंड है ना, वर्ड फाइल तो वो है, वो स्ट्रक्चर्ड है। वर्ड फाइल सेमी स्ट्रक्चर्ड। जी, पीडीएफ वगैरह नॉन स्ट्रक्चर्ड में, PDF में अगर आपके पास इमेजेस, PDF आई थिंक नॉन स्ट्रक्चर्ड में ही आता। हाँ, लेकिन मैंने आपको बताया जहां पर आपके पास इमेजेस, वीडियोस वगैरह आते हैं, वो आपके पास नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है, जो आपके पास सेमी स्ट्रक्चर्ड है वो आपके जेसन, XML के फाइल आ गए, और जो आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा है वो आपके पास CSV, एक्सेल और इस
टाइप की जितना भी फाइल्स है वो आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, अब इनका कनेक्शन क्या है डेटाबेस से? रिलेशनल डेटाबेस से मुराद वो डेटाबेस जिसमें आप ओनली स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कर सकते हैं, जो आपके पास CSV फाइल्स है और उस टाइप के फाइल्स। क्यों? क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस में आपके पास हमेशा जब भी आप डेटा स्टोर करते हैं उसमें आप टेबल्स बनाते हैं। क्या चीज? टेबल्स। ठीक है, टेबल की फॉर्म में आप डेटा स्टोर करते हैं। जैसे आपके पास एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल में भी आपके पास समवॉट टेबल बन रहा होता है। सेम एज इट इज, आप जब भी रिलेशनल डेटाबेस में काम करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, आप स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट से मुराद आप टेबल फॉर्म में डेटा डंप करते हैं। आपके पास कॉलम होते हैं, जैसे आपके पास डेटा फ्रेम था। ठीक है, डेटा फ्रेम में क्या था? कॉलम नेम और नीचे डेटा। उसी तरीके का आपके पास रिलेशनल डेटाबेस में डेटा स्टोर हो रहा। ठीक है, तो वन थिंग, जब भी आपको रिलेशनल डेटाबेस में डेटा स्टोर करना होता है, आप टेबल बनाते हैं और उस टेबल में आप स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कर सकते हैं। जो दो बाकी के टाइप से, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड, ये आपके नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस में जाते हैं। ठीक है, उसमें भी आप टेबल ही बनाते, लेकिन उसमें आपके पास अलाउड होता है कि आप नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा डाल सकते हैं। सर एसक्यूएल सिर्फ स्ट्रक्चर्ड मतलब डेटा के लिए होता है। मैं आता हूँ उसको। ठीक है, अच्छा, ये इन चीजों का हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं। ठीक है, और अपने रिलेशनल डेटाबेस पे पहले आते हैं। रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल्स कौन कौन से? एग्जांपल्स क्या है? आपके पास हो गया माई सीक्वल। ठीक है, दूसरा आपके पास हो गया MS SQL सर्वर। ठीक है, तीसरा आपके पास पोस्टग्रेस SQL एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत सारे पोस्टग्रेस SQL। और नॉन रिलेशनल में आपके पास जो एग्जांपल्स है वो कौन कौन से हैं? नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस किसी को पता है कौन कौन सी है? MongoDB। दूसरा जी, दूसरा आपके पास है DynamoDB। ठीक है, और भी होंगी बहुत सारी, बट जो दो मेन है वो आपके पास MongoDB है और एक DynamoDB। हम जो है वो रिलेशनल डेटाबेस में एक MS SQL सर्वर और एक पोस्टग्रेस SQL, ये दो फ्लेवर्स देखने वाले, और जो नॉन रिलेशनल है उसमें हम DynamoDB देखेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि SQL सर्वर जितने भी डेटाबेस है वो ऑलमोस्ट सेम है, और सर सिर्फ उसके कीवर्ड्स, नाम वगैरह चेंज है। जो और डेटाबेस हैं जैसे अगर न्योन है, ओनो है और सुपरबेस, तो वो किस कैटेगरी? सर्च करो यार, वो उनके साथ मैंने कभी काम नहीं, हम मोस्टली इस डेटा के साथ काम करते हैं, रिलेशनल के साथ। फिर समवॉट जहां पर आपके पास AI वगैरह होती है, आ जाती है ना, तो AI में इमेज प्रोसेसिंग, वो सारी चीजें आ जाती है, तो उसमें आपके पास नॉन स्ट्रक्चर्ड ये डेटाबेसेस आ जाते हैं। फिर आपके पास सुपरबेस, वो बहुत सारी चीजें आप सर्च करो। जी जी अभी सर ये डायनामो MongoDB जी, DynamoDB एक बोलो भाई, एक टाइम जी। जो MongoDB DynamoDB पुरानी लैंग्वेज है। ये डेटाबेसेस है, डेटाबेसेस बनाते हैं। MongoDB क्या मतलब? मोंगो डेटाबेस, डायनामो डेटाबेस। जी, लैंग्वेज चेंज होता है कि रीजन की चेंज होता है। SQL ही यूज होता है। जी, आप क्या कह रहे थे? डायनामो में एसक्यूएल क्या चीज? नहीं, पहले MySQL डेटाबेस है, इतने टाइम से मैं वही बता रहा हूँ आपको। हाँ, वो सारे, वो सिर्फ डिफरेंट फ्लेवर्स वगैरह। ठीक है, डिफरेंट नाम है डिफरेंट कंपनीज के। एसक्यूएल के साथ सर नो एसक्यूएल की आवश्यकता है, वो क्या चीज़ है? नो SQL, नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो आपके पास ये डेटाबेसेस है ये नो SQL। ठीक है, SQL को आप SQL भी होता है और SQL जो भी आप प्रोनाउंस करो, वो आपके पास ये नो SQL है और ये आपके पास SQL। क्लियर है ये चीज? अब आपके पास
इसके साथ इन डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डेटाबेस आपने बना दिया, ठीक है, उसमें आपके पास डेटा वगैरह स्टोर हो गया। अब डेटा स्टोर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ जुबान चाहिए जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को बता सकते कि भाई आपके पास ये डेटाबेस है, उस डेटाबेस में ये डेटा लो और वहां पर। तो उस लैंग्वेज जो हमारे पास वो लैंग्वेज है वो कौन सी है? एसक्यूएल। एसक्यूएल। अब एसक्यूएल क्या चीज है? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से मुराद के एसक्यूएल आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप डेटाबेस को क्यूरी कर सकते हैं। क्यूरी से मुराद आप पाइथन में आप पाइथन के कोड को आप क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। एसक्यूएल के कोड को आप क्या कहते हो? क्यूरी। तो जब भी मैं क्यूरी बोलूं उसका मतलब कि कोड है एसक्यूएल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से मुराद आपको डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए और वो लैंग्वेज आपके पास है एसक्यूएल। एंड ये 20 सालों से एसक्यूएल ही यूज हो रही, ठीक है। पाइथन में अगर आप देखो सी प्लस प्लस, सी और कितने बहुत सारी चीजें चेंज होती गई। एसक्यूएल 20 साल से मार्केट में खड़ा है और रिसर्च के मुताबिक आने वाले 20 साल भी इसी ने ले। तो इसके कंप्यूटेशन में कोई भी मतलब नहीं, जैसे मतलब पाइथन की फिर जावा आ गई है, हाँ जावा वगैरह, जावा पुरानी है, पाइथन उसकी नहीं, ठीक है। तो ये सीक्वल जो है 20 साल से यूज हो रही है और होती रहेगी, ठीक है। तो एसक्यूएल आपके लिए, एसक्यूएल क्या चीज है? एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है व्हिच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस। क्लियर है ये चीज? समझ में आ रहा? ठीक है। कोई भी चीज, एनी क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, ठीक है। अब आपके पास आपने दोनों चीजें डाउनलोड कर दी होगी, ठीक है। अगर नहीं की है तो कर लेना, वीडियो में भी आपके पास आ गई। और दूसरा आपके पास ये वेबसाइट देख लो, ठीक है। ये हमारा मेन वेबसाइट है एसक्यूएल सर्वर ट्यूटोरियल .net के नाम से वेबसाइट है। अब जब आप यहां पर आओ तो सबसे पहले आपने क्या किया था? आपने इंस्टॉलेशन पे आए, ठीक है, इंस्टॉलेशन कर लिया। इंस्टॉलेशन का पता है ना कहां पर पड़ा? आप देखो सिंपल, आप इस वेबसाइट पर आओ। वेबसाइट पर जब आप आओगे तो सबसे पहले आपके पास लिंक है, फर्स्ट स्टेप गेटिंग स्टार्टेड विद सीक्वल सर्वर, ठीक है। इसमें जो व्हाट इज सीक्वल सर्वर ये हमने देख लिया, ठीक है। समझ में आया ना सीक्वल सर्वर क्या चीज है, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपके पास? इंस्टॉलेशन द सीक्वल सर्वर, जो भी मींस इंस्टॉलेशन बता रहे हैं, ठीक है। इसमें सारी गाइडेंस दी हुई है, कहां कहां से करना है वो मैं बता भी चुका हूं, ठीक है। अब नीचे आओ, नीचे ये क्या कह रहे हैं? जब आप नीचे आओगे ना तो नीचे आपके पास ये नेक्स्ट पेज पे मूव करने के लिए ऑप्शन दे रहे, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं? कनेक्ट टू द सीक्वल सर्वर। जिनका डाउनलोड हो गया है वो इस पार्ट पे आओ, अभी अभी मेरे साथ साथ करो, ठीक है। इस पार्ट पे आ गए। इस पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं कि कनेक्ट टू द सीक्वल सर्वर। जो आपने एसक्यूएल सर्वर और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड की है, अब हम उसे चेक करने वाले, इससे कनेक्ट करने वाले, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, सर्च बार में आओ, यहां पर लिखो सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। ये फर्स्ट आपके पास आ रहा है, इसे ओपन कर लो। ओपन हुआ, ये इंटरफेस आना चाहिए, ठीक है। अब इंटरफेस आपके पास आया, इसमें जो सर्वर नेम है उसे आप क्या दोगे? सर्वर नेम आपका जो भी आपका पीसी का बाय डिफॉल्ट नेम होगा वही होगा, ठीक है। देन आपके पास ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन में आप क्या सेलेक्ट करोगे? सीक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। सेलेक्ट किया, यहां पर लॉगिन में आप क्या दोगे? SA, ये सबका सेम है,
SA, ठीक है। और पासवर्ड जो आपने पासवर्ड रखा है वही आप पासवर्ड रखोगे जी, ठीक है। मैं कर देता हूं रिमेंबर पासवर्ड, और नीचे आपने इंक्रिप्शन को ऑप्शनल कर देना है और इसे ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इस पोस्ट को चेक कर देना। क्लियर है ये चीज? दोबारा देख लो। सबसे पहले आपने ऑथेंटिकेशन को चेंज करना है SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन पे, फिर आपने लॉगिन में ऐसे पास करना है और पासवर्ड जो भी आपने रखा है वो पासवर्ड दे दो, ठीक है। इसे ये चेक कर दो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पासवर्ड देने की जरूरत ना पड़े। और फिर आपने इंक्रिप्शन ऑप्शनल करके ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है एंड देन कनेक्ट। जब आप कनेक्ट करोगे तो अगर आपने पासवर्ड और लॉगिन सही दिया है तो वो आपके पास सिंपल कनेक्ट हो जाएगा, और जब कनेक्ट हो जाएगा तो आपके पास ये सारी चीजें यहां पर लेफ्ट साइड पे आपके पास दिख रही है, ये आ जाएगी, आ गई है आपके पास। किस किस के पास ओपन हो गया? हुआ है ना आपके पास, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद आप सिंपल ये ऊपर न्यू क्वेरी का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करो तो आपके पास एक नया फाइल ओपन कर दे, ठीक है। नया फाइल ओपन हुआ। अब ये यहां पर आप अपना कोड लिखते हो, ठीक है। ये आपके पास इंटरफेस है, यहां पर आप कोड लिखते हो, यहां पर आप कोड रन करते हो, और यहां पर ये आपके पास डेटाबेसेस का ऑप्शन आ रहा है। जो भी डेटाबेसेस होगी वो यहां पर आएगी। फिलहाल हमारे पास कोई भी डेटाबेस नहीं, ठीक है। कुछ आपके पास बाय डिफॉल्ट डेटाबेसेस आ रही है। बाय डिफॉल्ट डेटाबेसेस आप कहां से देख सकते हो? ये सिस्टम डेटाबेसेस आ रही है, इसमें अगर क्लिक करोगे तो आपके पास आ रहा है मास्टर मॉडल MSDB। ये वो डेटाबेसेस है जो इंस्टॉलेशन के बाद खुद आई है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आप सबके पास भी होगी। अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो यहां पर अगर आप देखो तो ये मास्टर दिख रहा है, ये मास्टर यहां पर भी दिख रहा है। ये क्या चीज है? डेटाबेस। सेम डेटाबेस का नाम यहां आ रहा है। जब भी आप काम करते हो तो आप किसी ना किसी स्पेसिफिक डेटाबेस के साथ काम करते हो, ठीक है। तो वही डेटाबेस पहले आपने सेलेक्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास मल्टीपल डेटाबेस है और हर डेटा हर डेटाबेस में अवेलेबल नहीं होता। तो जिस डेटाबेस के साथ आपने काम करना है उससे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आप सही डेटाबेस सेलेक्ट करो, ठीक है। अब इसमें एक क्वेरी चलाओ, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ चला दो, सेलेक्ट जूम जूम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा यार, जूम ही नहीं हो रहा। 100 ठीक है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और मास्टर लिख दो। मास्टर में आपके पास कुछ टेबल्स वगैरह है? नहीं, टेबल्स आपके पास है ही नहीं। फिलहाल आपके पास कोई टेबल्स वगैरह है नहीं तो ये आपके पास चलेगी नहीं। आप एक काम करो, सबसे पहले जी देखो, जब आप रन, अभी मैं बताऊंगा वो सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपके पास आप सिंपल यहाँ आओ, ठीक है, गूगल पर, और गूगल पर आपकी जो गेटअप रेपोजिटरी है उसमें कुछ आपके पास कोड है। यहाँ पर इसने भी बताया होगा, हाँ आप वर्जन चेक कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी डेटाबेस के अलावा। सेलेक्ट @ वर्जन, ठीक है। जब आप ये लिखोगे ना, और आपने इसे रन कैसे करना है, आपने सिंपल इसे सेलेक्ट करो, ठीक है। सेलेक्ट करके याद रखना जो डेटा जो क्वेरी आप सेलेक्ट करोगे वही आपके पास सिर्फ रन हो, ठीक है। इस तरीके से आपने सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट करो तो सिंपल यहाँ पर ये एग्जीक्यूट का बटन दिख रहा है, इस पे ये एग्जीक्यूट दिख रहा है, इसे क्लिक करो तो आपके पास वो चल जाएगा,
अभी हमारे पास क्या आ रहा है, MS SQL का 2022 वर्जन वगैरह आ रहा है, तो मीन्स हमारा जो SQL सर्वर है वो सही से इंस्टॉल्ड हो चुका है। क्लियर है ये चीज?